हेलो दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। और पिछले टॉपिक में हम लोग स्वप्रेरकत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसी से संबंधित आज दो केस हैं, जिसमें पहला है समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व और दूसरा लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। तो आज इन्हीं को हम ज्ञात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए कोई समतल कुंडली है जिसकी त्रिज्या आर मीटर है, स्मॉल आर मीटर, और उस समतल कुंडली में कैपिटल एन फेरे हैं, एन फेरे हैं, आर मीटर त्रिज्या की कुंडली है, आई धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। तो उस कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पीछे निकाला जा चुका है। तो समतल कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, देखिए। समतल कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो पीछे पढ़ चुके हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R, जहां N कुंडली में फेरों की संख्या, I धारा उसमें प्रवाहित हो रही है और स्मॉल r उस समतल कुंडली की त्रिज्या है। अब देखिए, अगर कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तो निश्चित ही उसमें स्वप्रेरण की घटना होगी। धारा शून्य से जैसे ही कोई मान प्राप्त करेगी तो उसमें स्वप्रेरण के कारण एक धारा प्रेरित होगी, तो वहां चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो कितना चुंबकीय फ्लक्स उससे बद्ध है हम उसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए, समतल कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन 2R। अब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स पीछे सूत्र पढ़ चुके हैं, फाई B इक्वल टू B इंटू ए, ये हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र मालूम है, ए उस कुंडली का क्षेत्रफल है, उसके तल का। त्रिज्या अगर आर है तो कुंडली वृत्तीय मानकर पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल रख दिया जाएगा। बी का मान यहां मालूम है, निकाल दीजिए। बी की जगह पर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट NI अपॉन 2R और ए का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, आर से आर का एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमको फाइव बी की वैल्यू मिल जाएगी। फाइव बी इक्वल टू म्यू नॉट N पाई और साथ में R भी मिलेगा, इंटू आई भी लिख सकते हैं, बटा 2। ये वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है, म्यू नॉट N पाई R इंटू आई बटा 2। इतना कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। अब हमें निकालना है समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो देखिए, स्वप्रेरकत्व पीछे बताया जा चुका है, स्वप्रेरण गुणांक को ही स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा? समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं, L बराबर N फाई बी अपॉन आई। तो इसी में मान रख देंगे, फाई बी का मान रख दीजिए। तो यहाँ देखिए N है और फाई बी का मान रख देंगे म्यू नॉट N पाई R इंटू आई बटा 2 और फिर बटा आई। तो यहाँ आई से आई कैंसिल हो रहा है, आई से आई कैंसिल हो रहा है और जो बचा है उसको हम देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे। L इक्वल टू मिल जाएगा हमको म्यू नॉट पाई N और N का मल्टीप्लिकेशन होके N स्क्वायर हो जाएगा इंटू R और अपॉन 2, ये मिल जाएगा। ये समतल कुंडली का
स्वप्रेरकत्व के लिए फार्मूला होगा। और यहां से देखिए, इस फार्मूले से अगर हम म्यू नॉट का मात्रक निकालें, इस फार्मूले से म्यू नॉट का मात्रक निकालें तो क्या मिलेगा? तो यहां से देखिए, अगर म्यू नॉट बराबर निकालना चाहते हैं तो म्यू नॉट बराबर देखिए क्या आएगा, म्यू नॉट बराबर आ जाएगा 2l पाई n स्क्वायर, इन सबसे डिवाइड कर लेंगे। यहां देखिए 2 इंटू 2 और नीचे हो जाएगा पाई n स्क्वायर, और यहाँ l है ऊपर इंटू l, ये कांस्टेंट राशि को हमने अलग कर लिया, और l अपॉन r ये मिल जाएगा। इस फार्मूले से अगर म्यू नॉट की वैल्यू निकालना चाहे तो म्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई n 2 अपॉन पाई n स्क्वायर, और यहाँ इंटू l अपॉन r हो जाएगा। देखिए ये राशियां जो भी है ये नियतांक है, ये नियत राशियां हैं। इसमें l और r के अनुपात को ही म्यू नॉट के अनुपात के अनुक्रमानुपाती माना गया। तो यहां से अगर हम मात्रक निकालें म्यू नॉट का, तो म्यू नॉट का देखिए यहां से एक मात्रक मिल रहा है हमको, म्यू नॉट का मात्रक L स्वप्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, और नीचे त्रिज्या है जो कि मीटर में लिया गया। तो हेनरी प्रति मीटर ये निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक इस फार्मूले से हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न में ये पूछा जा सकता है, ऑप्शनल प्रश्न में कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कौन सा निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक है अथवा नहीं है, इस टाइप में प्रश्न बन सकता है। तो ये ध्यान रखिए, म्यू नॉट का एक मात्रक ये भी होता है हेनरी प्रति मीटर। अब देखिए अगला सेकंड केस में, लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। हमें कोई लंबी प्रणालिका है हमारे पास, प्रणालिका मालूम होना चाहिए कि बेलन के आकार में कोई कार्डबोर्ड ले लिया जाए या कोई प्लास्टिक का एक बेलन ले लिया जाए, उसी के ऊपर तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेट दिए जाए तो वह निकाय एक प्रणालिका कहलाता है। और उसमें तार के दोनों सिरों को एक बैटरी से जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित कर दें तो उसको धारावाही प्रणालिका कहा जाता है। तो उसी से संबंधित यहाँ लंबी प्रणालिका ली गई है, एक कोई लंबी प्रणालिका है, उस प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होगा, हम उस प्रणालिका के भीतर कितना स्वप्रेरकत्व होगा हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कोई एक हमने वायु क्रोड लंबी प्रणालिका ले लिया, उसकी लंबाई को L मीटर मान लिया, L मीटर लंबी एक वायु क्रोड प्रणालिका है। वायु क्रोड का मतलब कि उसके भीतर वायु है, कोई अन्य पदार्थ नहीं है। प्रणालिका का जो बेलनाकार भाग होता है उसके भीतर हम कोई अन्य पदार्थ नहीं रख रहे हैं, मतलब वायु लिया जा रहा है, तो उसको हम वायु क्रोड प्रणालिका कह सकते हैं। तो उस वायु क्रोड प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व की गणना करनी है तो देखिए कैसे करेंगे। हम पीछे बता चुके हैं कि उसके भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। कोई लंबी प्रणालिका है तो उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, उसके भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो हमने मान लिया यहां पर कि एक लंबी प्रणालिका जिसकी लंबाई स्मॉल l है और उसमें तार के कैपिटल N फेरे हैं, N फेरे हैं, और उस प्रणालिका का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने कैपिटल A मान लिया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो लंबी प्रणालिका के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके लिए फार्मूला पढ़ चुके हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट, B इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई, स्मॉल n से लिखा गया था, पीछे बताया जा चुका है N इंटू आई। इस N को हम एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कहते हैं। ये प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी कुल फेरों की संख्या बटा प्रणालिका की लंबाई। कुल फेरों की संख्या और प्रणालिका की लंबाई का ये अनुपात होता है, इसको एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कहा जाता है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो लंबी प्रणालिका, यहां देखिए प्रणालिका शब्द छूट रहा है,
यहाँ लंबी प्रणालिका होना चाहिए, लंबी प्रणालिका। ये लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर म्यू नॉट एन आई, ये पीछे बताया जा चुका है, और इसमें स्मॉल एन को हम कैपिटल एन बटा एल लिख सकते हैं। यहां से देखिए B बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई लिखा जा सकता है। ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें एन फेरे हैं, तो प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो इस प्रणालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालिए पहले। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, प्रणालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इक्वल टू बी इंटू ये, और यहां बी की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई और इंटू ए, ये आ जाएगा प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब उसमें n फेरे हैं, तो n फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, कुल फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुल फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो कुल फेरे कितने हैं, n है, तो कुल फेरों यानी n फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो एक फेरे से इतना चुंबकीय फ्लक्स बद्ध है, तो n फेरों से इसी का n गुना हो जाएगा, यानी n फाई बी कहा जाएगा, n फाई बी, n फाई बी की वैल्यू हो जाएगी, अब यहां देखिए n इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाई बी के वैल्यू में n और मल्टीप्लाई हो जाएगा, n बटा एल आई इंटू ए, ये फाई बी की वैल्यू, और साथ में n मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से हो जाएगा, हमको मालूम चल जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल आई इंटू ए, ये मिल गया। अब हमें प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। देखिए, अतः लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व, लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व L बराबर होता है एन फाई बी अपॉन आई, यहाँ एन फाई बी की वैल्यू मालूम है, पूरी वैल्यू यही रख देंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल आई इंटू ए, और फिर अपॉन नीचे आई है, इस आई से इस आई को हम कैंसिल कर सकते हैं। एट लास्ट हमको यहाँ देखिए फार्मूला क्या मिल गया, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए, ये हमको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ये लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व होगा। अब देखिए, स्वप्रेरकत्व तो है, मान लीजिए जो लंबी प्रणालिका लिया गया है, उस लंबी प्रणालिका को म्यू चुंबकशीलता वाले किसी क्रोड, म्यू चुंबकशीलता वाले किसी क्रोड से संबंधित किया गया कि म्यू चुंबकशीलता की क्रोड इसके ऊपर लिपटी हुई है। भाई जो लंबी प्रणालिका है, ये म्यू चुंबकशीलता का क्रोड इसके ऊपर लिपटा है, तब उसका कितना होगा, तो बस चुंबकीयशीलता जब कुछ नहीं होता, वायु क्रोड प्रणालिका लिया जाता है, तो म्यू नॉट लिखते हैं, निर्वात अथवा वायु के लिए चुंबकशीलता म्यू नॉट, और अगर कोई माध्यम है उसके चारों ओर, तो वहां चुंबकशीलता म्यू से प्रदर्शित कर देंगे। तो बस थोड़ा सा ही अंतर आएगा कि अगर हम मान लें कि जो प्रणालिका है वो म्यू चुंबकशीलता के क्रोड से लिपटी है, तब उससे स्वप्रेरकत्व कितना बद्ध होगा, यदि प्रणालिका
म्यू चुंबकशीलता के क्रोड से लिपटी है, तब स्वप्रेरकत्व, तब इसका स्वप्रेरकत्व होगा L इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। सेम वही है, बस म्यू नॉट की जगह पे हम म्यू का प्रयोग कर देंगे। अगर कोई अन्य माध्यम इसके चारों ओर है या किसी माध्यम से लिपटा हुआ है तो उस माध्यम का हम चुंबकशीलता ले लेंगे, म्यू से लिख देंगे। और हमें मालूम है कि म्यू जो होता है वो किसी माध्यम का जो चुंबकशीलता है म्यू, ये निर्वात की चुंबकशीलता और अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का गुणनफल होता है। तो इस तरीके से हम यहां प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस फार्मूले से भी हम अगर म्यू नॉट का मात्रक निकालें तो सेम हेनरी प्रति मीटर यहां से भी प्राप्त हो सकता है। देखिए क्षेत्रफल है तो इसका मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर, तो एक मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस मीटर को हम इधर डिवाइड कर दें, मीटर को डिवाइड कर दें तो म्यू नॉट देखिए किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट बराबर आ जाएगा, इस फार्मूले से अगर देखें तो म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, यहां से देखिए म्यू नॉट इक्वल टू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए इंटू एन स्क्वायर, एल अपॉन ए इंटू एन स्क्वायर इंटू कैपिटल एल, ये हो जाएगा एल कैपिटल एल और फिर अपॉन एन स्क्वायर और ए का मल्टीप्लीकेशन। अब यहां देखिए एल का मीटर और ये स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से एक मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा। यहां से अगर म्यू मात्रक म्यू नॉट का निकालें, म्यू नॉट का मात्रक यहां देखिए ऊपर आएगा मीटर और नीचे आएगा मीटर स्क्वायर और इंटू हेनरी, हेनरी, तो यहां से देखिए एक मीटर से एक मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, सेम वही चीज बचेगा हेनरी प्रति मीटर, इसका भी मात्रक होगा। तो यहां दोनों सूत्रों से पुष्टि हो रहा है कि चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर लिखा जा सकता है, या माध्यम का भी अगर कहा जाए तो यहां से सेम वही चीज हमको प्राप्त होगा। अब आइए देखते हैं कि स्वप्रेरकत्व पर क्रोड के पदार्थ का प्रभाव क्या पड़ता है। यहां जैसे लिखा गया तो क्रोड के पदार्थ का प्रभाव क्या पड़ेगा, स्वप्रेरकत्व पर, स्वप्रेरकत्व पर क्रोड के पदार्थ का प्रभाव, क्रोड के पदार्थ का प्रभाव, यहां जैसा कि दिखाया गया चुंबकशीलता म्यू का गुणा हो जाता है, तो म्यू का गुणा हो जाता है। हम जानते हैं कि जो निर्वात की चुंबकशीलता होती है, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट और माध्यम की चुंबकशीलता म्यू में अंतर होता है। माध्यम की चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से अधिक होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्रणालिका के भीतर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो जाता है। अगर किसी प्रणालिका के भीतर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे हम कोई लोहे का छड़ ले लें या कोई नर्म लोहा रख दिया जाए उसके भीतर, तो वहां उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होता है। और अगर चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रहा है तो निश्चित ही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होने के कारण उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है स्वप्रेरकत्व पर क्रोड के पदार्थ का, तो हम लिख सकते हैं कि यदि कोई कुंडली ले लिया जाए या प्रणालिका ले लिया जाए, यदि किसी कुंडली अथवा प्रणालिका के भीतर
लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे कोई नर्म लोहा ले सकते हैं, नर्म लोहा, आदि। लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहा आदि रख दें तो कुंडली से बद्ध, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व भी बढ़ जाता है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर कोई प्रणालिका है या कोई कुंडली है, उसके भीतर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है, जिसके कारण उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। तो वही बताना था यहाँ, स्वप्रेरकत्व पर क्रोड के पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोई लोहे का हमने लौह क्रोड रख दिया, लौह क्रोड के रूप में नर्म लोहा लिया जा सकता है या स्टील लिया जा सकता है। इस तरीके से हम कोई भी लोहे का पदार्थ ज्यादा उपयुक्त होता है स्वप्रेरकत्व की घटना में वृद्धि करने के लिए। तो अगर हम लौह चुंबकीय पदार्थ कोई रख दें तो वहां वृद्धि हो जाएगा, स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। अब आइए देखते हैं कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, नेक्स्ट टॉपिक है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो जब हम किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और वह कुंडली में धारा के मान में वृद्धि का विरोध करती है, उसका मान बढ़ने से रोकती है, मतलब उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, अब परिवर्तन धारा का मान बढ़ाने पर भी होता है, घटाने पर भी होता है, और पीछे बताया जा चुका है लेंज के नियम में कि जब भी धारा के मान में परिवर्तन करेंगे दोनों ही स्थितियों में वहां प्रेरित धारा मुख्य धारा का सदैव विरोध करेगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। तो जब हम किसी कुंडली में धारा का मान बढ़ाते हैं अथवा कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, पहले शून्य था तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य कहा जाएगा, और फिर जब कोई धारा प्रवाहित करने लगेंगे तो वहां जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने से उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और प्रेरित धारा वो धारा के बढ़ने का विरोध करेगी। अब धारा के बढ़ने का अगर विरोध कर रही है और हमें धारा को एक अस्थाई मान तक ले जाना है तो धारा को अंतिम अस्थाई मान तक बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और अगर कार्य करना पड़ रहा है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा कहां से मिलेगी, तो बैटरी द्वारा उसके लिए ऊर्जा प्रदान किया जाता है। तो जो ऊर्जा बैटरी प्रदान करता है वही ऊर्जा कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है।
यानी जब किसी कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो उसके धारा के मान को बढ़ने का विरोध करती है। अब हमें धारा को अगर अंतिम अस्थाई मान तक ले जाना है तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जिसके लिए आवश्यक ऊर्जा बैटरी द्वारा दी जाती है और यही ऊर्जा उस कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो मान लीजिए कि बैटरी द्वारा एक सूक्ष्म आवेश dq, बैटरी द्वारा एक सूक्ष्म आवेश dq को प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ा या कितना ऊर्जा देना पड़ा। एक सूक्ष्म आवेश dq को, एक सूक्ष्म आवेश dq को कुंडली में प्रवाहित करने के लिए एक सूक्ष्म आवेश dq को कुंडली में प्रवाहित करने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कृत कार्य, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कृत कार्य करना पड़ेगा उसके विरुद्ध, और उसी कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा बैटरी देगी। तो जितना ऊर्जा बैटरी देगी उतना ही कार्य किया जाएगा, कार्य और बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा ये बराबर होगी। तो हम अगर कृत कार्य निकाल लें तो वही कार्य या वही ऊर्जा उस कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए, एक सूक्ष्म आवेश dq को कुंडली में प्रवाहित करने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कृत कार्य, तो यहां सूक्ष्म आवेश प्रवाह करना है तो सूक्ष्म कार्य मिलेगा, और यह कार्य कहां से प्राप्त होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ये -E लिखा जाएगा और इंटू आवेश dq, आवेश और विद्युत वाहक बल का गुणनफल कृत कार्य के बराबर होगा। तो अब यहां देखिए सूक्ष्म कार्य हमें प्राप्त हो रहा है -E इंटू dq। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फैराडे के नियमानुसार बताया जा चुका है। फैराडे के नियम से E की वैल्यू -N d∅b/dt, और यहां देखिए इसको इस रूप में भी बदला जा चुका है स्वप्रेरण की घटना में कि हम dN∅b यानी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या ये बराबर Li लिखा गया था, तो इसको हम -dL इंटू आई लिख सकते हैं अपॉन dt, या L को बाहर कर लिया जाए तो यहां से देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू -L di/dt कही जा सकती है। तो ये पूरी बातें पीछे पढ़ चुके हो। तो अब यहां E की वैल्यू -L di/dt इसमें रख दीजिए, तो dw बराबर माइनस यहां पहले से है और E के फार्मूले में भी माइनस मिल रहा है, L di/dt इंटू dq, ये हमको प्राप्त हो गया। अब यहां देखिए ये माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणनफल हमको प्लस प्राप्त हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, तो यहाँ प्लस में हमको L मिल जाएगा और di लिख सकते हैं, और इसको dq/dt को एक साथ कर लीजिए, dq/dt इस रूप में कर लीजिए। अब ये आवेश प्रवाह की दर बन चुका है। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये वैद्युत धारा की परिभाषा से हमको मालूम है कि dq/dt ये I के बराबर होगी, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर होगी। तो अब इसको जब I लिखेंगे तो ये देखिए di में I गुणा नहीं करेंगे, ये di धारा का एक सूक्ष्म मान है और ये I उसमें प्रवाहित
पूर्ण धारा है, तो इसलिए आई डी आई लिख देंगे हम। पीछे डी आई के आगे आई लिखेंगे तो वहां समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए इसको हम सीधे डी डब्ल्यू इक्वल टू एल आई इंटू डी आई इस रूप में लिख सकते हैं। इस dq को dq बट्टा dt को हम i के तुल्य लिख देंगे और फिर यल के साथ लिख दिया गया यल आई इंटू डी आई इसको लास्ट में। अब यहां देखिए सूक्ष्म कार्य हमको प्राप्त हुआ। हमें एक सूक्ष्म आवेश dq को कुंडली में प्रवाहित करने में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना है वह कार्य यहां प्राप्त हुआ, लेकिन यह सूक्ष्म कार्य है। अब अगर हमें धारा का मान अंतिम अस्थाई मान तक पहुंचाना है, अंतिम अस्थाई मान तक, तब कृत कार्य कितना होगा? तो जितना कृत कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम संचित कर देंगे। तो अब यहां देखिए धारा का मान अंतिम अस्थाई मान आई नॉट तक पहुंचाने के लिए धारा का मान अंतिम अस्थाई मान आई नॉट तक पहुंचाने के लिए, अब चाहे कहिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा, और चाहे कहिए विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कृत कार्य। तो धारा का मान अंतिम अस्थाई मान आई नॉट तक पहुंचाने के लिए कृत कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, कितना कुल कार्य करना पड़ेगा। तो अब यहां W हमको निकालना है और यहां DW जो सूक्ष्म कार्य था उस सूक्ष्म कार्य का हम 0 से आई नॉट तक समाकलन कर देंगे इस DW का। तो हमको पूरा कार्य प्राप्त हो जाएगा कि स्थाई मान I0 तक धारा का मान पहुंचाने के लिए कुल कितना कार्य किया गया। तो अब यहां देखिए DW की वैल्यू मालूम है, DW बराबर आया है LIDI, तो ये इंटीग्रेशन 0 टू आई नॉट और यहां हो जाएगा LI इंटू डी आई। अब इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा हम स्पेस इधर खाली कर लें। यहां देखिए W इक्वल टू कितना आएगा, W इक्वल टू यहां से L को हम बाहर कर सकते हैं, L 0 टू आई नॉट इंटीग्रेशन I इंटू डी आई। अब इसका हमें I के सापेक्ष समाकलन करना है, I के सापेक्ष समाकलन करना है। तो समाकलन का ये फार्मूला पढ़ चुके हो, x पावर n dx। इस रूप में अगर कोई राशि है और इसका समाकलन करना है तो घात में देखिए 1 की वृद्धि होती है और नीचे वही वृद्धि वाली घात से भाग कर दिया जाता है। तो सेम इसी टाइप में हम I के सापेक्ष अगर समाकलन करें, I के सापेक्ष समाकलन करें तो यहां देखिए घात में 1 लिखा है, कुछ घात नहीं होता तो 1 समझते हैं। तो यहां देखिए घात में 1 की वृद्धि करेंगे 1 + 1 और वही यहां नीचे 1 + 1 हो जाएगा। सॉल्व करने पर क्या मिला, I²/2, यानी I के सापेक्ष समाकलन I²/2 होता है। तो अब यहां हम समाकलन कर चुके, ये हमको प्राप्त हो गया I²/2 और लिमिट 0 टू आई नॉट लगा हुआ है, तो 0 टू आई नॉट यहां लिमिट लगा देंगे। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करिए तो यल और यहां लिमिट पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो I की जगह पे I02 और फिर I की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर भी 0 होगा /2। यहां कुल मिलाकर देखिए W बराबर हमको प्राप्त हो गया LI02/2, ये मिल गया, ये 0 हो चुका है। या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 को आगे कर सकते हैं। तो यहां से देखिए कृत कार्य कितना मिला, W इक्वल टू मिल गया 1/2 LI02, ये मिल गया। तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कृत कार्य प्राप्त हो गया और यही कार्य
भाई ये कार्य करने के लिए बैटरी द्वारा ऊर्जा दी गई और वो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में कुंडली में संचित होता है। यही कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, अतः कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, देखिए क्या लिख सकते हैं, U इक्वल टू, स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखेंगे और ये W के बराबर होगा, तो W बराबर जो आया है अब वही U का मान हो जाएगा 1/2 LI0 स्क्वायर। ये फार्मूला ध्यान रखेंगे। इस फार्मूले की सहायता से स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र और मात्रक आसानी से निकाला जाए। मात्रक तो हेनरी होता है, लेकिन एमकेएस पद्धति में कहा जाए, एमकेएस पद्धति में या विमीय सूत्र के केस में यह फार्मूला बहुत मदद करता है। इस फार्मूले से अगर हम एल का विमीय सूत्र निकालें तो हमारे लिए आसान होता है। देखिए एल का विमीय सूत्र, एल का विमीय सूत्र मान लीजिए निकालना है, यह फार्मूला काफी मददगार साबित होगा। तो यहां से देखिए क्या आएगा, 2u/I0 स्क्वायर। अगर एल बराबर निकालें यहां से तो यह आ जाएगा 2u/I0 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं 2 कांस्टेंट है। विमीय सूत्र के केस में हम स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र mL2T-2 लिखते हैं। I0 का स्क्वायर यानी धारा का स्क्वायर है, तो इसको हम A2 लिख सकते हैं। अब यहां ऊपर ले जाएंगे तुरंत हमको प्राप्त हो जाएगा mL2T-2 ये -2। ये स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र होगा। तो इस फार्मूले से विमीय सूत्र आसानी से निकाला जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखिए, तुरंत आंसर प्राप्त करने के लिए ये मदद कर सकता है। अब आइए देखते हैं स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के कुछ उदाहरण। स्वप्रेरित धारा यानी स्वप्रेरण द्वारा जो धारा उत्पन्न हुई है, स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के उदाहरण। तो इसमें 2 उदाहरण बहुत फेमस है। एक उदाहरण में कहा जाता है कि प्रतिरोध बक्स के भीतर, प्रतिरोध बक्स के भीतर प्रतिरोध बॉक्स के भीतर प्रतिरोध बॉक्स के भीतर लगी तार की कुंडलियां दोहरी बनाई जाती हैं, दोहरी करके बनाई जाती हैं। और दूसरा उदाहरण इसका व्हीटस्टोन सेतु में। व्हीटस्टोन सेतु में देखिए, जब भी हमें धारा प्रवाह करना होता है तो सबसे पहले सेल के समीप जो कुंजी रखी होती है उस कुंजी को पहले ऑन करते हैं और बाद में फिर धारा मापी वाली कुंजी बाद में ऑन किया जाता है। 2 कुंजियां उसमें लगी होती हैं, तो पहले सेल के समीप वाली कुंजी को ऑन करते हैं और बाद में धारा मापी। अगर हम पहले धारा मापी की कुंजी को ऑन करके तब सेल की अगर कुंजी को ऑन करेंगे तो वहां स्वप्रेरण के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिससे वहां शून्य विक्षेप की स्थिति को पढ़ने में कठिनाई होगी, वहां विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में
पहले सेल की कुंजी दबाते हैं, सेल की कुंजी दबाते हैं, पहले सेल की कुंजी दबाते हैं तथा फिर धारामापी। ये दो इसमें स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के उदाहरण हैं। अब देखिए, प्रतिरोध बॉक्स के भीतर जो लगी तार की कुंडलियां दोहरी करके बनाई जाती, दोहरी क्यों बनाई जाती है भाई? दोहरी इसीलिए बनाई जाती है कि उसमें जो धारा प्रेरित हो, उसमें जो धारा प्रेरित हो उनका प्रभाव खत्म किया जा सके। तो उसमें जब दोहरी बना दिया जाता है तो दोहरी तार के जो फेरे होते हैं उसमें स्वप्रेरण के कारण जब धारा उत्पन्न होती है तो दोनों धाराएं एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, जिससे कि दोनों के स्वप्रेरण का जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो एक दूसरे को निरस्त कर देता है और स्वप्रेरण का कोई प्रभाव वहां कार्य नहीं कर पाता है। इसी कारण से दोहरी करके प्रतिरोध बॉक्स में जो तार की कुंडलियां बनाई जाती हैं वो इसी कारण से दोहरी बनाई जाती है कि जिससे स्वप्रेरित धारा जो उत्पन्न हो रही है उस धारा का प्रभाव समाप्त किया जा सके और आसानी से प्रतिरोध बॉक्स द्वारा प्रतिरोध उसमें लगाया जा सके, जितना आवश्यक है आवश्यक प्रतिरोध लगाया जा सके। और इसमें व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल की कुंजी को दबाते हैं और बाद में धारामापी की कुंजी को, कि जिससे कि विक्षेप न उत्पन्न हो। शून्य विक्षेप की स्थिति में मान लीजिए हमने सेट कर दिया संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है और उसमें अगर हम पहले धारामापी का ऑन करके तब सेल का ऑन करेंगे तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिसके कारण धारामापी की सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होगा। तो क्षणिक विक्षेप वहां उत्पन्न हो सकता है, तो वह विक्षेप ना उत्पन्न हो इसीलिए पहले हम सेल की कुंजी को दबाते हैं और फिर बाद में धारामापी की कुंजी को दबाते हैं कि जिससे शून्य विक्षेप की स्थिति पर प्रभाव न पड़े। तो ये दोनों इसके केस हो गए। अब देखिए, प्रेरकों के श्रेणी तथा समांतर संयोजन। भाई प्रेरकों का हम संयोजन कैसे करते हैं? प्रेरकों के श्रेणी तथा समांतर संयोग, कॉम्बिनेशन, उन दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हमें देखना है इसमें कि क्या कॉम्बिनेशन श्रेणी वाला करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तुल्य प्रेरकत्व कितना आएगा। भाई प्रेरक का अर्थ यहां स्वप्रेरकत्व से है, प्रेरकों का किया जा रहा है, मतलब दो कुंडलियों को हम जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब उनका तुल्य प्रेरकत्व क्या होगा, या दो कुंडलियों को अगर समांतर में जोड़ दें तब उनका तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा, उसी से संबंधित यहां ज्ञात करना है। तो देखिए पहला केस इसमें देख रहे हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तो हमने मान लिया कि दो कुंडलियां हैं, ये दो कुंडली हैं, इन दोनों कुंडलियों को इस तरीके से किसी परिपथ में इन दोनों कुंडलियों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इसका स्वप्रेरकत्व L1 है, इसका स्वप्रेरकत्व L2 है, L1 L2 स्वप्रेरकत्व। अब हम जानते हैं अगर कोई धारा इधर परिपथ से प्रवाहित करेंगे तो जो धारा इसमें आएगी वही धारा इसमें जाएगी, दोनों में धारा I समान होगा। अब एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व L1 है और दूसरी का L2 है, ये दोनों कुंडलियां एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए। अगर पर्याप्त दूरी पर नहीं होगा तो यहां
इनका जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है उसके कारण दूसरी कुंडली पर प्रभाव पड़ने लगेगा। तो यहां साथ साथ अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना भी होने लगेगी, इसलिए एक दूसरे के निकट नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने थोड़ा दूरी यहां बढ़ा दिया है कि दो कुंडलियां पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए, जिससे एक के स्वप्रेरकत्व का प्रभाव दूसरे पर ना पड़े। तो इन दोनों में प्रभावित ना हो कुंडलियां, इसलिए इनको हमने दूर दूर कर दिया। अब हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो इसमें धारा समान होगी, और श्रेणी क्रम में धारा समान होगी। अब इसका जो इससे जुड़ा बद्ध फ्लक्स है और इससे जुड़ा बद्ध फ्लक्स है, उन दोनों को ऐड करके हम टोटल बद्ध फ्लक्स निकाल सकते हैं कि कुंडली में कुल कितना बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। कुंडलियों से बद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स की गणना यहां से की जाएगी। तो सबसे पहले यहां क्या माना गया है, दो कुंडलियां हैं जिनके स्वप्रेरकत्व L1 व L2 है। माना कि दो कुंडलियां जिनके स्वप्रेरकत्व L1 व L2 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, तब संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स देखिए कुंडलियों से बद्ध कितना होगा, तब कुंडलियों से बद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स की गणना करेंगे। तो यहां से हम संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स को अगर फाई बी लिखें तो फाई बी इक्वल टू हो जाएगा, फाई बी इक्वल टू इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई 1 और दूसरे से बद्ध फाई 2, फाई 1 प्लस फाई 2 कह सकते हैं। और फाई 1 की वैल्यू तो पीछे पढ़ चुके हैं, फाई की वैल्यू यहां देखिए एल और आई के गुणनफल के बराबर हो। तो इसमें हम फाई 1 को L1 इंटू आई कह सकते हैं, L1 इंटू आई, और फाई 2 को कह सकते हैं L2 इंटू आई, ये कुल बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इन दोनों से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स। अब अगर हम तुल्य दोनों का तुल्य L मान ले, यदि तुल्य प्रेरकत्व L हो, यदि तुल्य प्रेरकत्व L हो, तब हम फाई बी को एल आई लिख सकते हैं। तुल्य प्रेरकत्व को अगर L कहें तो फाई बी को एल आई लिखा जा सकता है। तो यहां देखिए एल आई बराबर, इन दोनों में आई कॉमन लिया जा सकता है, आई को कॉमन ले लेंगे तो L1 प्लस L2 हो जाएगा, आई से आई कैंसिल होगा, यहां L इक्वल टू L1 प्लस L2, L इक्वल टू L1 प्लस L2, जहां L तुल्य प्रेरकत्व है। तो जैसे हम प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का सीधा योग किया जाता था, तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में निकालते थे तो R बराबर R1 प्लस R2 फार्मूला मिलता था, सेम उसी टाइप का प्रेरकत्वों का भी संयोजन करने पर ठीक वही हमको फार्मूला यहां भी प्राप्त हो रहा है कि तुल्य स्वप्रेरकत्व उन दोनों कुंडलियों के स्वप्रेरकत्वों के योग के बराबर होता है, L बराबर L1 प्लस L2। अगर दो से अधिक कुंडलियां हैं तो सीधे उनका हम सभी स्वप्रेरकत्व का हम सीधे योग कर लेंगे। दो से अधिक है तो L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डॉट 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 जितना भी होगा उन सब को, जितनी भी श्रेणी क्रम में कुंडलियां जुड़ी होंगी उन सब के स्वप्रेरकत्वों का हम योग करके पूरे परिपथ का स्वप्रेरकत्व, तुल्य स्वप्रेरकत्व ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर ये समांतर क्रम में जुड़ी होती तब क्या होता। तो समांतर क्रम में देखिए कैसे, किस प्रकार से हम समांतर क्रम में तुल्य स्वप्रेरकत्व ज्ञात करते हैं। प्रेरक समांतर क्रम में अगर जुड़े हैं, सेकंड केस समांतर क्रम में,
तो अब की बार समांतर क्रम में हम इस तरीके से कुछ कर देंगे। ये दो कुंडलियां ले ली गई और एक कुंडली और है, दूसरी कुंडली, और पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। इन दोनों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए जिससे कि एक का प्रभाव दूसरे को प्रभावित ना कर सके, एक के स्वप्रेरण के कारण दूसरा प्रभावित ना हो। अब यहां से मान लीजिए कोई धारा आई अगर प्रवाहित करें, कोई धारा आई प्रवाहित किया जाए, इसका स्वप्रेरकत्व तो हमने L1 मान लिया, इसका L2 मान लिया। अब जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो दोनों में धारा भिन्न भिन्न जाएगी, यहां धारा का मान बट जाएगा। एक में धारा हमने मान लिया I1 है, दूसरे में धारा I2 है, तो इस तरीके से दोनों में धाराएं भिन्न भिन्न जाएंगी और वही धाराएं फिर आगे मिलके और टोटल धारा यहां I प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर प्रेरक यानी दो कुंडलियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, उनके स्वप्रेरकत्व तो L1 और L2 है, तो उसमें जब धारा प्रवाह करेंगे तो दोनों में धाराएं भिन्न भिन्न प्रवाहित होंगी। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा हम निकालकर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। माना कि दो कुंडलियां जिनके स्वप्रेरकत्व L1 व L2 हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं, तब इन दोनों के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल समान होगा। भाई समांतर क्रम में जब कुंडलियां जुड़ी होती हैं, धारा जरूर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन दोनों के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वो दोनों पर समान होगा। तब दोनों कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल समान होगा। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में जो धारा कुल भेजा जा रहा है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I इक्वल टू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2। भाई यही धारा I दो भागों में बट रही है। अब कुंडली में कोई धारा प्रवाह कर रहे हैं तो दोनों कुंडलियों में भिन्न भिन्न धारा I1 I2 जा रहा है। अब धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तब इसमें धारा प्रेरित होगी, तो धारा के मान में परिवर्तन होना जरूरी है। तो यहां देखिए, इसको हम परिवर्तन के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम डेल्टा I बटा डेल्टा टी बराबर लिख सकते हैं। डेल्टा I बटा डेल्टा टी ये बराबर होगा डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी प्लस डेल्टा I2 बटा डेल्टा टी। यानी धारा में कुल होने वाला परिवर्तन दर लिया जाए तो ये पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर और दूसरी कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर के योग के बराबर होगा। अब यहां से अगर हम देखें कि कुंडली के सिरों के बीच समान विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हो रहा है उसका कितना मान होगा। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आएगा, उस विद्युत वाहक बल का मान E बराबर, तो दोनों कुंडलियों के लिए समान होगा, तो दोनों कुंडलियों के लिए विद्युत वाहक बल समान होगा और समान विद्युत वाहक बल के लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं -L1 डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी
और यही मान बराबर होगा -L2 डेल्टा I2 बटा डेल्टा टी, ये हो सकता है। अब अगर कहा जाए कि अगर तुल्य प्रेरकत्व, पूरे कुंडली का जो तुल्य प्रेरकत्व है, उस तुल्य प्रेरकत्व को अगर L ले लिया जाए और बहने वाली टोटल धारा जो है वो I है, तो तुल्य प्रेरकत्व L से अगर लिखे और टोटल धारा को I कहें, तब यहां से देखिए क्या होगा। यदि तुल्य प्रेरकत्व L हो, तब E बराबर -L डी डेल्टा I बटा डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है। यदि तुल्य प्रेरकत्व को L लिखा जाए तो यही विद्युत वाहक बल जो दोनों कुंडलियों के सिरों के बीच प्रेरित हुआ है, वही विद्युत वाहक बल पूरे परिपथ के सिरों पर हम कह सकते हैं प्रेरित होगा। तो विद्युत वाहक बल हर जगह समान होगा। अब यहां से देखिए, हम मान अगर निकालना चाहें तो यहां से देखिए डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी का मान कितना आएगा। इस फार्मूले से डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी कितना मिलेगा, तो यहां से देखिए डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी आ जाएगा माइनस में E बटा L1, और ये इसको बराबर करेंगे जब, तो यहां से डेल्टा I2 बटा डेल्टा IT का मान, I2 बटा डेल्टा टी का मान ये माइनस में E बटा L2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां से निकाला जाए डेल्टा I बटा डेल्टा टी, तो इसका मान भी माइनस में E बटा L के बराबर होगा। तो ये सभी मान हमको प्राप्त हो चुके हैं। यहां देखिए, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए और समीकरण 1 में डेल्टा I बटा डेल्टा टी का मान माइनस E बटा L प्राप्त हुआ, और डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी माइनस E बटा L1, और इसका मान है माइनस में E बटा L2। इन सभी मानों को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से देखिए क्या मिल रहा है हमें, इन सभी मानों को इसमें रख दीजिए। तो पहले हम बाएं पक्ष में यह मान रखेंगे, तो माइनस में E बटा L आ जाएगा, और दाहिने पक्ष में इसको रख सकते हैं माइनस E बटा L1 प्लस माइनस में E बटा L2। अब इन सभी पदों में देखिए माइनस E पूरे में कॉमन है, माइनस E कॉमन है, तो माइनस E कॉमन अगर ले लिया जाए तो यहाँ 1/L आ जाएगा, और यहां देखिए माइनस E जब कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2, ये मान मिल जाएगा। अब माइनस E इधर भी है, माइनस E यहां भी है, दोनों माइनस E एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अंत में हमको फार्मूला यहां देखिए क्या मिला, अंत में हमको समांतर संयोजन के लिए तुल्य प्रेरकत्व का फार्मूला मिल जाएगा 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, ये फार्मूला प्राप्त हुआ। अब 2 से अधिक कुंडलियां अगर समांतर क्रम में जुड़ी हैं तो यही क्रम आगे बढ़ाते जाएंगे, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस 1/L4, जितनी भी कुंडलियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं उन सब के व्युत्क्रमों का योग तुल्य प्रेरकत्व के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। और 2 ही कुंडली अगर है तो 2 कुंडलियों के केस में इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तब यहां से L बराबर हमको मिल जाएगा L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये सरलतम रूप में ये भी कहा जा सकता है तुल्य प्रेरकत्व का। यहां से हमने संयोजन ज्ञात किया, कैसे स्वप्रेरकत्व का संयोजन किया जाता है, और आज स्वप्रेरकत्व की सारी घटनाएं समाप्त हुई। अब नेक्स्ट डे हम अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे कि अन्योन्य प्रेरण क्या है और अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है, उससे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।